तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या देखा था भाई, कोई बताएगा? सबसे पहला स्टेप है कि n+l रूल फॉलो करना है ना, जो कि अबाउ प्रिंसिपल में हमने लिखा था। n+l सेम हो जाए तो, अगर ये सेम हो गया तो, अगर n+l सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, n की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फॉर ऑल, बट ओनली फॉर दोज जिनका n+l सेम है। जिसका n+l ज्यादा है वो वैसे भी एनर्जी में ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें इलेक्ट्रॉन को इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ये लास्ट रूल पढ़ा था हमने, है ना, हंस रूल, 1 by 1 देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, है ना, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। ये तरीका है सही से कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। बाकी इसका मेन लॉजिक क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज द लॉजिक, पर उसका इनडायरेक्टली तरीका ये होता है कि आप 1 by 1 फिल करोगे। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मान लो तुम्हारे पास P4 कॉन्फ़िगरेशन है या D6 कॉन्फ़िगरेशन है या F8 कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो P4 में किसी भी p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py एंड Pz। तो इसमें रूल क्या कहता है कि पहले 1 by 1 सबको फिल कर लो, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो पेयरिंग करना स्टार्ट करो। मतलब पहले 1 by 1 सबको फिल कर लिया एंड देन एक और इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्सो आप इसको यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, बस हम लिखते एक सीक्वेंस में ही है, बाकी कोई रूल नहीं है। मतलब ये भी सही है, और किसी ने अगर ऐसे लिखा है तो वो गलत नहीं है, ये भी सही है, या फिर ये भी सही, क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस तो है नहीं ना भाई, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो इनमें तो एनर्जी सेम है। तो ये तीनों सही तरीके हैं, बट यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं कि सीक्वेंस में ही करते हैं। पर ऑल 3 ऑफ दीज आर करेक्ट फॉर P4 ऑर्बिटल, मतलब P4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर तो हम क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे हम लोग, 5 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। सो 1 2 3 4 5, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, कहीं भी भर दो। यूजुअली हम स्टार्टिंग से फिर शुरू करते हैं। F8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, F में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल हमने बना लिए। फिर पहले क्या करेंगे, 1 by 1 सबको भरेंगे, और एक और बचा तो एक और भर दिया हमने। F9 होता तो एक और भरते, F10 होता तो एक और भरते, ऐसे करते करते हम कर लेंगे। ये है तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का। अब यहां से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम अगर काउंट करें तो पहले वाले में कितने हैं भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे 2। दूसरे वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और तीसरे वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। ठीक, अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम सोचें तो हमने एक कैलकुलेट किया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, याद है आपको, 2s+1, और उसका एक तरीका मैंने बताया था 2s+1, और दूसरा तरीका मैंने बताया था क्या, एक और तरीका बताया था n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दोनों फॉर्मूला सेम ही रिजल्ट देगा। तो यहां पे 2s+1 करेंगे तो इसका कितना आएगा, 3, है ना, क्योंकि प्लस हाफ ये दोनों तो कैंसिल ही कर देंगे एक दूसरे को। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आता था, 3, याद है। इसका करोगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल कर देंगे, इन सब का मिला के 2 × 2 4 + 1 5 आएगा इसका। और ऐसे इसका करोगे तो कितना आएगा, 2s+1, टोटल स्पिन कितना आएगा इसका, स्पिन टोटल कितना आएगा इसका, ये तो कैंसिल कर देंगे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 6 बार कितना, 3 आ जाएगा क्या ये, तो 3 × 2 + 1, ये हो गया क्या, मल्टीप्लिसिटी। बाय द वे दिस इज नॉट स्पिन, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा ये, 7, राइट। सो इस तरह से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं।
मतलब ये है कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम है तो इनके ऊपर इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, है ना। कोई भी चार्ज मूव करता है, स्पिन करता है या करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। अगर आपने पढ़ा हो ये बेसिक, पता है आपको कि करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसको कैलकुलेट करने का, उसके मैग्नीट्यूड को कंपैरेटिवली देखने का कि किसका ज्यादा है किसका कम है, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं हम जिसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ एक सेकंड रुक जाओ बस, पूरे दोनों टर्म को पहले मैं कोरिलेट कर लेता हूं, फिर अपन लिख लेंगे दोनों स्लाइड्स। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है ऐसे म्यू से लिखते हैं हम लोग, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। बहुत छोटा वैल्यू होता है इसलिए एक नई यूनिट डिफाइन करी, बोर मैग्नेटॉन, बीएम, बोर मॉडल वाला बोर मैग्नेटॉन, है ना। सो यहां पे इसका फॉर्मूला जो होता है म्यू का वो आता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन बी एम। ठीक है, वेयर एन इज क्या, नंबर ऑफ unpaired electrons. Now why do we need only the unpaired electrons if all the electrons can generate magnetic field? Is because जैसे मान लो कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इधर की तरफ फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा ऑपोजिट करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो दिखेगी वो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिखेगी जिनका स्पिन सेम होगा, राइट। तो या तो आप जैसे P4 कॉन्फ़िगरेशन है तो या तो आप इन तीनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर और चौथे के नीचे सबट्रैक्ट करके निकाल लो, या फिर इन दोनों को कैंसिल आउट करके सिर्फ जो दो बचे उन्हीं की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकाल लो, नेट नेट रिजल्ट सेम ही आएगा। सो वी ओनली टेक दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है, इट इज रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी एटम और आयन। ठीक है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने कैलकुलेट कर लिए तो अपना काम हो जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ P4 कॉन्फ़िगरेशन का, किसी का भी P4 कॉन्फ़िगरेशन है, 2p4 3p4 जो भी है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप क्या बोलोगे, म्यू इज इक्वल टू, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे P4 में, 2 इंटू, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे, 2 प्लस 1, तो क्या बोलोगे आप, रूट 6 BM, राइट। दूसरा क्या था अपन ने एग्जांपल में क्या लिया था, D6 कॉन्फ़िगरेशन लिया था, है ना। क्या है, हाँ एन, सॉरी एन इंटू एन प्लस टू, सॉरी हाँ, तो रूट 8 हो जाएगा, ये रूट 8 BM हो जाएगा। और उसके बाद अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो एन कितना निकाला था हमने, 2, तो एन इंटू एन प्लस 2 होता है, हाँ। तो यहां से आ जाएगा म्यू कितना, अंडर रूट 2 इंटू, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में D6 में 4 आए थे, दो पेयर थे और 4 अनपेयर थे, 5 टोटल ऑर्बिटल थे, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, रूट कितना हो गए, हाँ 24 BM। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है ना, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, देखो D6 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हमने क्या लिया था, F8 कॉन्फ़िगरेशन। F8 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 आए थे, कितने हैं, एक और चाहिए ना। तो यहां पे ये पेयर था, बाकी सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, सो 6 इंटू 6 प्लस 2 BM। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, विच इज अ मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ स्पिन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field caused by spin of electrons. The reason why we take only the unpaired ones is because हम क्या करते हैं, पेयर वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? यस. वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो एंगुलर मोमेंटम था, वो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, है ना. ठीक है, अब आप लिख लो सारा स्टार्टिंग से. ठीक है, तो पहले कुछ हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं. उनमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल लेते हैं, एंड देन मतलब क्वेश्चंस यही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा. जैसे आपके पास जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको जो अभी पढ़ना चाहिए, उसमें एक आता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, और दूसरा आता है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29. अब इसके अलावा और भी है, जैसे निकल फैमिली में जाओगे तो पैलेडियम और प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन भी रेगुलर होता है, जो N+L रूल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. और भी एलिमेंट्स हैं, नॉट जस्ट दीज वंस. तो पर हाँ, सारे का रट हम सकते नहीं अभी, है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम कुछ कुछ जो हमसे पूछे जा सकते हैं, आई एम श्योर ये भी नहीं पूछे जाएंगे, बट स्टिल मैं लिखवा देता हूँ अपनी तरफ से कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई आपसे पूछे तो याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 और N-1D4 जैसा सिचुएशन आए, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 और N-1D4 जैसा सिचुएशन आए, तो आप उसको लिख दोगे क्या, NS1 N-1D5. तो ये क्रोमियम और उसके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए वैलिड है, बस N बदल जाएगा, किसी का 4s होगा, किसी का 5s होगा, किसी का 6s होगा. और कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में NS2 N-1D9 जैसा कुछ आए तो उसको आप कन्वर्ट करके लिख दोगे NS1 N-1D10. मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसी का भी नहीं होगा. ये कॉन्फ़िगरेशन किसी का नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, ये कभी दिखेगा ही नहीं आपको, राइट. तो इसको भूल ही जाओ, कभी भी आए स्विच कर देना फटाक से, कभी भी आए स्विच कर देना उसको. ठीक है, हाँ, रीजन इसका मल्टीप्लिसिटी है, पर अभी हम उसको समझ नहीं सकते, एक्सेप्शन की तरह भी रट लो इसको कि जैसा ऐसा आएगा तो इसको ऐसे हम कर देंगे, ऐसा आएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे. पहले लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही ऐसा दिखा फट से चेंज कर देना. जैसे क्रोमियम का देखते, क्रोमियम का लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4. ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, बिकॉज 24 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो यहां से यहां तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 4 और हमने ऐड कर दिए 24. पर जैसे ही अपने को NS2 और N-1D4 दिखेगा, हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे. ये गलत है, इसको हम सही कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखोगे आप, तो यहां से यहां तक तो वैसे भी फिक्स है, क्या है ये, आर्गन है, तो आप लिखोगे आर्गन, और लास्ट वाला 4s1 3d5, ऐसे लिखना आपको. ठीक है, तो जैसे ये कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा. ओके, अब इसकी बात करते हैं. इसमें क्या है, कॉपर का देखो सेम है, यहां से यहां तक तो सेम ही रहेगा, बस लास्ट में D9 हो जाएगा, क्योंकि 24 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने आपको, तो 29 हो जाएगा. और 29 करने के लिए यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन और रखोगे तो क्या हो जाएगा, D9. तो एज इट इज कॉपी कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2, और उसके बाद 3p6 4s2 एंड 3d9. ये एक्सपेक्टेड है, जो हम N+L रूल पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये होना चाहिए, पर एक्सेप्शन है ये, तो इसको हम चेंज करके क्या कन्वर्ट कर देंगे, आर्गन. आर्गन कहां से कहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए एज इट इज रहेगा, और लास्ट वाला जो होगा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10. अभी तक तो आपको इन दोनों के लिए करना है, पर अगर आपको जानना है तो जो नोट्स मैंने शेयर किया है ना, उसमें सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना, तो उसमें जितने स्टार लगाए हुए हैं वो एक्सेप्शन है कि वो N+L रूल से एक्सप्लेन नहीं होते हैं,
है ना। मैंने आपको एक नोट शेयर किया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन करके, तो उसमें एक 2-3 स्लाइड्स हैं जिसपे जितने भी एलिमेंट है ना 120 एलिमेंट सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना। तो आप उसमें से देख लेना जो जो एक्सेप्शनल है, बट आपके लेवल पे अभी यही आएगा। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि पैलेडियम, प्लैटिनम, उनमें और भी एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे पैलेडियम का जाओगे तो NS0, देखो निकल का क्या होता है 4s2 3d8, ये होगा निकल का। पैलेडियम का होता है 5s0 4d10, और प्लैटिनम का होता है 5s1 सॉरी 6s1, होता ही नहीं है, हाँ 6s1 एंड 5, हाँ मतलब नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट कंपैरिजन के लिए लिखा हमने कि भाई यहाँ पे इसमें नहीं हो, और 5d9। तो अब ये सब कुछ इरेगुलरिटीज है इनमें जो हमें चाहो तो लिख लो, बट जरूरी नहीं है, मतलब छोड़ भी सकते हो उसको। नहीं, ये आप वाओ प्रिंसिपल को वैलिडेट नहीं कर रहे, या कुछ कुछ आप वाओ प्रिंसिपल को वैलिडेट कर रहे हैं, कुछ कुछ में हम और भी वायलेशन हो रहे हैं, मतलब बेसिकली हाँ एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से फिल नहीं कर रहे हैं, हाँ तो मेजरली आप वाओ प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ। हाँ, सो एक्चुअली क्या है देखो कि ये अब वाओ प्रिंसिपल को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। अब वाओ प्रिंसिपल का जो रूल है ना, हमने n+l लिखा है, वो हमेशा ट्रू नहीं होता। मतलब n+l इज अ रूल विच वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, पर ये एनर्जी ऑर्डर ही चेंज हो जाता है इनमें। ऐसा होता है कि ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर ही बदल जाता है ना। तो अगर n आप कहोगे वायलेशन ऑफ n+l रूल, अब वाओ रूल तो ये कहता है कि भाई एनर्जी जिसकी कम होगी वो पहले भरेगा। अब क्या पता अगर एनर्जी n+l के उल्टा चलने लग जाए, कुछ रिवर्स हो जाए, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वायलेशन ऑफ वाओ प्रिंसिपल, but it is violation of n+l rule definitely. मतलब नहीं, निकल का वही होता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, निकल के फैमिली में ही पैलेडियम होता है। तो ग्रुप वाइज ग्रुप का रूल ये होता है कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले का होता है वैसा ही नीचे वाले का होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव डिफाइंड अ ग्रुप, कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनकी वैलेंसी सेम होती है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर आता है, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। पर यहां पे एक्सेप्शन है कि निकल का अलग D8, पैलेडियम का D10, प्लैटिनम का D9, तो इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है, दीज आर इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल तुम n+l रूल से लिखोगे यही आएगा निकल का, किया भी था हमने लास्ट क्लास में, 28 एटॉमिक नंबर का यही लिखा था हमने, ये 28 है। बाकी जो इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका इससे मैच नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स उतने होते हुए भी। कोई डाउट? हाँ, खाली नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता, खाली नहीं है, वो कंपेयर करने के लिए लिखा है, मतलब यूजुअली लिखना भी नहीं चाहिए अपने को, है ना, ये लिखना भी नहीं चाहिए, पर अभी जैसा है वैसा है। ये कंपैरिजन के लिए लिखा है कि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 5s में इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ग्राउंड से। ठीक है, ये तो हुआ पहला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड तो हम n+l रूल के हिसाब से करते हैं एटम में, पर इलेक्ट्रॉन रिमूव जब आप करते हो तो वो आप आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले रिमूव करोगे। आप एनर्जी वाइज रिमूव नहीं करते हो, आप क्या कहते हैं अवेबिलिटी वाइज रिमूव करते हो, कि पहले जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा सबसे पहले वही बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद जो मिलेगा वो उसके बाद बाहर निकलेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलेगा, 3d से बाद में निकलेगा, क्योंकि 4s इज फोर्थ ऑर्बिट, 4 इज आउटर सेल, है ना। तो एनर्जी ऑर्डर में भले ही वो पहले आता हो, पर फिजिकली वो बाहर है, ऐसा समझो। तो बाहर है तो कोई भी रेडिएशन आएगी तो सबसे पहले उसको स्ट्राइक करेगा, देन आप नीचे वाले पे जाओगे, फिर उसके अंदर वाले पे जाओगे, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गलत सोचते हैं। अच्छा, ये गलत क्यों आता है आंसर, क्योंकि आपको जब Fe+2 लिख के दिया जाएगा ना, तो आप 26 - 2 24 लिखोगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। आयन बनता है एटम से, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, आयन एटम से बनता है। तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, और फिर एटम में से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल के आपने आयन बनाए हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालना स्टार्ट करना है। आपको आयन का कॉन्फ़िगरेशन स्क्रैच से नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आयन होता नहीं है, होता एटम है, आयन उससे बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो, क्या while writing electronic configuration
configuration of ions we must add और रिमूव, डिपेंड करता है कि आप अनायन बना रहे हो कि कैटायन बना रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इन या फ्रॉम हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल। ठीक है, कि अगर आप आयन बनाते हो तो आप सबसे पहले हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला जो ऑर्बिटल है उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अगर जगह है तो, नहीं है तो फिर उसके बाद वाले में, और नहीं है तो रिमूव भी आप उसी में से करोगे। ठीक है, जैसे देखो मान लो तुम्हारे को बनाना है Fe+2, तो आप Fe+2 के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये नहीं करोगे कि एटॉमिक नंबर 24 है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 26 ही है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी इसमें 26 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 कम हो गए हैं। तो आप पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या, आर्गन 4s2 3d6। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है बाय द वे, पहले ढंग से लिख लेते हैं इसको। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d6, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने हैं, तब जाके आपको Fe+2 मिलेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल से। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और इसका 3 है, तो आप कहां से निकालोगे? 4 से। 4 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकालने, दोनों गायब, तो 4s 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3d6। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आपको कोई बोले कि क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लिखो, बताओ क्या होगा? क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हाँ, 24। 3d4 होता ही नहीं है। कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Zn जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो कोई भी आयन लिखना हो इस स्टेज पे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले, तो आप 4s को माइनस करके चलोगे दिमाग में। लेकिन अभी के लिए क्या करना है कि आप उसके एलिमेंट का लिख लो, फिर 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना स्टार्ट करो, एंड देन अंदर तक जाओ। दिक्कत ये सिर्फ डी ब्लॉक में ही आता है, एस और पी ब्लॉक में ऐसा इरेगुलरिटी होता ही नहीं है। वैसे भी पी वाला बाहर होता है और हायर क्वांटम नंबर भी उसी का होता है ना। 3D यस। 30 जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कॉपर का 29 होता है ना। बाय द वे आपको दिया रहेगा ना एग्जाम में, आपको एटॉमिक नंबर्स लिखे रहेंगे, पहले पेज पे ही मिल जाएगा अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो, है ना। जो भी काम के एटॉमिक नंबर होंगे वो दिया रहे, शायद लास्ट बीटेस में मिला होगा आई थिंक, है ना। जेई में नहीं देते, पर जेई में वहां पे क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अगर कॉमन होगा और आपको उनको पता है कि अब तक बच्चों को याद हो जाता है तो वो नहीं देंगे कॉमन एलिमेंट्स का, पर अगर कोई बहुत बड़ा एलिमेंट हुआ तो देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर। हाँ सेम आएगा, यस। तो क्या करना है? पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आर्गन 4s1 3d5। सबसे पहले तो सही लिखना है, क्यों? इसका 4s2 3d4 होना चाहिए, पर ऐसा हम करते ही नहीं। अभी बताया था मैंने कि जब भी 4s2 3d4 आए 4s1 3d5 कर लेना है, जब भी 4s2 3d9 आए 4s1 3d10 कर लेना है। ठीक है, तो 4s1 3d5 है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पहले तो s का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा,
जब आप हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, खत्म हो गया वो, तो फिर उसके बाद वाले में जाओगे। और जब उसके बाद वाले में जाओगे, जब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो फिर जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर ज्यादा है वो सबसे बाहर है, वो सबसे बड़ा ऑर्बिटल है, तो फिर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो फिर 3D से निकालोगे, क्योंकि 3p से भी सोच सकते थे आपके सर, 3 का भी तो क्वांटम नंबर p का भी यही है, 3D से निकालोगे, राइट। सो 4s से निकाल लिया हमने एक, 3D से निकालेंगे 2, टोटल निकल गए 3, तो बचा क्या यहाँ पे 3d3। हाँ मतलब आर्गन तो है ही, आर्गन, उसके बाद 3d3। बोलो ये समझ में आ रहा है आपको। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे सिर्फ कॉपर का, तो वो आता है आर्गन 4s1 3d10, है ना। 4s1 3d10 क्यों आता है, क्योंकि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, होना चाहिए था 4s2 3d9, पर आता है 4s1 3d10। इसमें से निकालना है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा फिर 4s से, क्योंकि हायर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप निकालते हो, 4s से जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, आर्गन 3d10। यहां पे भी सेम आएगा, डायरेक्ट लिख दूं अब इसका कॉपर जिंक का, क्योंकि कॉपर के जस्ट बाद जिंक आता है। कॉपर से एक निकाला तो 3d10 हुआ, तो जिंक से 2 निकालोगे तो 3d10 होगा, तो आर्गन 3d10। क्लियर है ये, लिख सकते हो, लिख सकते हो 4s0, बट उसका कोई नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे तो भी गलत नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो या ना दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, है ना। कर लिया सबने। नाउ क्वेश्चन लिखो आप, कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पहला Fe+2 Fe+3 कॉपर +1 CO+2। आपका डाउट क्लियर हो गया, CO+2 और Fe+2 वाला, है ना, वैसे करना उसमें। हाँ कोबाल्ट 27 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको चाहिए तो आयरन का होता है 26, आयरन का 26 होता है, क्रोमियम का 24, और सॉरी कॉपर है ना 29, और कोबाल्ट का होता है 27। आयरन के जस्ट बाद आता है कोबाल्ट। बताइए क्या होगा, 2√6 आया। ओके, सो Fe+2 का मतलब मैं सीधे लिखूं अगर आर्गन, देखो आयरन का होता है 4s2 3d6। अब सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन, पहले का नहीं, सीख गया तरीका कैसे करना होता है। तो 4s2 3d6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 4s से या 3d से, 4s से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3d6, अभी लिखा भी था यहां पे, ये रहा, है ना। तो आर्गन 3d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो d6 के अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हमें, d6 में सबसे पहले एक एक करके भरते हैं, हंड्स रूल फॉलो करना अपने को, तो पहले 1 बाय 1 सबको फिल कर लेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और बचा तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हुए तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, √4 इंटू 4+2, 4 इंटू 4+2, दैट इज हाउ मच, √24 bm। हाँ जो भी 2√6 है, ठीक है। दूसरा है Fe+3, तो सेम, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया अनपेड में, तो यहां सीधे लिख दूं मैं आर्गन 3d5, क्योंकि 4s के जो 2 थे वो तो निकाल चुके हो तुम, तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर अब वो 3d से ही निकलेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन के हम 4 ऑर्बिटल बना, 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये हो गए 5 ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और सबका स्पिन सेम रहेगा बेस्ड ऑन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। और तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, यहां से म्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √35 लिख दूं डायरेक्ट। कॉपर +1, कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10, इलेक्ट्रॉन कहां निकालेंगे 4s से या 3d से, 4s से, तो सीधे लिखोगे क्या, आर्गन
3d10 और d10 कॉन्फ़िगरेशन कभी भी आ जाए, याद रखना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। कैसे? 10 इलेक्ट्रॉन भरने और 5 ऑर्बिटल है तो सब में 2-2 भरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे फिल हम 1 by 1 ही करेंगे पहले, पर मुझे पता है कि अल्टीमेटली पेयरिंग सबकी होनी है तो मैं साथ साथ में 2-2 लिख रहा हूं। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया 0। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d7। आयरन के जस्ट बाद आता है कोबाल्ट। 3d7 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s2 से निकाल चुके हो, तो बचा क्या? सिर्फ 3d7। याद रखना डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है ना, अगर उस पर +2 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है तो s का इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, क्योंकि पहले s के 2 चले जाएंगे और उसके बाद जो भी d के जितने भी कम पड़ते हैं वो आप कर लो उस हिसाब से। 3d7 मतलब ये जो d6 था उसमें एक और पेयरिंग हो जाएगी, है ना। एज इट इज ये वाला कॉपी करो और एक और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर दो। आयरन से एक ज्यादा पेयर है इसमें, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन से एक कम है, तो इस बार 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 3 × 3 + 2 मतलब √15 bm। तो ये टॉपिक तो अब आप कर लोगे। कंडक्टर के साथ नहीं है, पर मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ जरूर है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपेल होते हैं, है ना। वैसे क्या होगा इसका? दी ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबाव प्रिंसिपल इज वैलिड, मतलब कम एनर्जी वाले को पहले, ज्यादा एनर्जी वाले को पहले भर दिया और कम एनर्जी वाला खाली है, राइट। तो ऐसा कब होगा कि जैसे ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल को भरे बिना अगर आपने p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगे तो मतलब आपने एनर्जी ऑर्डर को वायलेट कर दिया, राइट, क्योंकि s ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। तो अगर हम देखें तो यहां पे s को पहले भर लिया, उसके बाद p को भरा ना, ये अबाउट प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है, ये हंट्स रूल का वायलेशन है कि आपने पहले पेयरिंग कर दी अनपेड इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, राइट। सो दिस वैलिड्स हंट्स रूल बट डज नॉट वैलिड अबाउट प्रिंसिपल। ये हमने पिछले क्लास में भी किया था कि 2 डायग्राम मैंने बनाए थे, मैंने बोला था कि इसमें से दोनों में से एक गलत है ओवरऑल, लेकिन अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से सही है, राइट। तो ये क्या हुआ, इधर हंट्स रूल वैलिड हो रहा है, ठीक है। यहां पे अबाउट प्रिंसिपल वैलिड हो रहा है, कैसे कि s को भरे बिना, s को पूरा भरे बिना आपने p में इलेक्ट्रॉन रख दिया, सो दिस इज वायलेशन ऑफ अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पे ये परफेक्ट है, ये किसी का भी वायलेशन नहीं है और ये भी किसी का भी वायलेशन नहीं है, यहां पे भी आपने जैसा होना चाहिए वैसा आपने फिल किया है। हंस रूल भी फुलफिल हो रहा है, अबाउट प्रिंसिपल भी फुलफिल हो रहा है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो खैर हो ही रहा है। सो आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बी है और ये हमें पता करना था, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और क्यों होता है और क्या होता है, जो भी है। सबसे पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक पार्टिकल है और दूसरा ये पार्टिकल है और इन तीनों में किसका टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है और किसका कम, तो क्या बताओगे? कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है? सो रेड वाला हॉट है और ब्लू वाला कोल्ड है, ऐसा हमें सिखाया गया है या ऐसा हम जनरल ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि घर में, हाँ, सो घर में गीजर होता है उसमें रेड वाला हॉट वाटर का होता है, राइट, या फिर यहाँ वाटर डिस्पेंसर होता है उसमें भी रेड वाला जो होता है हॉट होता है, ब्लू वाला कोल्ड वाटर के लिए होता है, राइट। पर ये टोटली गलत है, इनफैक्ट साइंटिफिकली ठीक ऑपोजिट होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेड वाला जो है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, राइट, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी।
तो ये कैसे हॉट हो सकता है? हॉट तो वो होगा ना जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हॉट वो होता है जिसका कलर ज्यादातर ग्रीन, ब्लू या इस रेंज में हो, और कोल्ड ये होना चाहिए जिसका कलर रेड के रेंज में हो। पर जितने भी सिंबल आप देखते हो दुनिया में, जो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो ठीक उल्टा है, पता नहीं किसने बनाया है, पर ठीक ऑपोजिट है कि रेड वाले को हम यूजुअली हॉट मानते हैं और ब्लू वाले को हम लोग कोल्ड मानते हैं। नाउ व्हाई ब्लू इज हॉट, एंड इसके बहुत सारे रीजन है कि इसके बेसिस पे आप किसी फार लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई स्टार्स है, उनका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन दे एमिट। जैसे कि अगर कोई रेड रीजन में ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, और जो ब्लू रीजन में जिसका कलर ब्लू दिख रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि वो हाई एनर्जी की रेडिएशंस एमिट कर रहा है। सो इसका क्या लॉजिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इससे क्या लेना देना है? तो ऐसा समझो कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑसिलेशन होता है। जितने हाई एनर्जी के ऑसिलेशन में जाएंगे वो जंप करके, और वो वापस जब ग्राउंड स्टेट या नीचे आएंगे, तो हमने पढ़ा है इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं उसको, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आके एनर्जी एमिट करेगा, और जो एमिट करेगा वही कलर अपने को दिखेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलते हैं इसको? हम थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। कि क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करें, थर्मल रेडिएशन, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट कर, जैसे आयरन है, आयरन को हम हीट करते हैं तो पहले धीरे धीरे पहले रेड होता हो, उससे पहले भी हॉट होता है आयरन, पर उसका कलर हमें नहीं दिखता, क्योंकि वो जो रेडिएशंस होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, तो अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन थर्मल कैमराज या थर्मल ऐसे सिस्टम होते हैं जो मेजर कर पाते हैं उन टेम्परेचर्स को भी, राइट? सो अगर वो इंफ्रारेड रीजन में होगा तो हमें नहीं दिखेगा। फिर आप देखना, नोटिस करना कि आयरन को और हीट करोगे तो थोड़ा सा ऑरेंज होगा पहले, है ना? ऑरेंज से धीरे 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 वो ब्लू की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा हीट करोगे तो व्हाइट सा दिखने लगेगा, बहुत ब्राइट दिखेगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। या उल्टा भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आप इस कलर के रेंज में चलते जाओगे। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो हायर स्टेट से नीचे आएंगे, और जितने हायर स्टेट से नीचे आएंगे उतनी ज्यादा रेडिएशन की एनर्जी एमिट करेंगे। और ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन मतलब कम वेवलेंथ या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और कम वेवलेंथ होगा तो वो कौन से रीजन में होगा? फिर ब्राइटर रीजन में होगा। वो रेड नहीं होगा, वो मे बी व्हाइट या ग्रीन या फिर ब्लू या फिर वायलेट, इस कलर रेंज में चला जाएगा। तो एनी सब्सटेंस विच इज व्हेन हॉट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसको आप हीट करते हो या इसके पास टेम्परेचर है, चाहे वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही हो, चाहे अपना 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी है, वो भी रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर यहां की जो थर्मल एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, तो उसको हम कहते हैं क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ ब्लैक बॉडी टर्म क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जो बाहर से आने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और वो सबको रिफ्लेक्ट, बाद में अगर सोर्स को बंद कर दोगे तो सबको एमिट भी करेगा। तो वो 100% एब्जॉर्ब भी करता है और 100% एमिट भी करता है, उसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। सो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होगा जो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है व्हेन इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन बाहर निकलेगी, इनकी जो एनर्जी होगी, that energy will be directly proportional to temperature of the object, and based on the color of radiation emitted we can predict temperature of the object। और जो far lying stars होते हैं उनका टेम्परेचर हम ऐसे ही देखते हैं कि वो कौन से कलर का रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कमेंट कर पाते हैं कि अच्छा इसका कलर, शायद इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा है। जो रेड होगा उसका टेम्परेचर बोलेंगे कि बहुत कम है, और जो ज्यादा ब्राइट होगा या और मतलब ब्लू या वायलेट के रेंज में होगा उसको हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां पे है। ठीक है, अब इसके लिए, इसको स्टडी करने के लिए पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका बैकग्राउंड का, फिर हम आगे का ग्राफ देखते हैं इसका, विंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हाँ हाँ, यस, नहीं, सो रेडिएशन देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है वो चेंज नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर सबके लिए होगा। तो अगर लॉस भी होगा तो सबका लॉस होगा, तो पहुंचेगा जो आउट हफ्ते तक। जैसे मान लो कि 10% लॉस सबका होना है,
तो रेड वाले का 10% लॉस होगा तो भी रेड के रीजन में ही दिखेगा, और वायलेट वाला होगा तो थोड़ा कम वायलेट दिखेगा। पर हम तो रिलेटिवली मेजर कर रहे हैं ना, हम कौन सा एग्जैक्ट टेम्परेचर बता रहे हैं, है ना। हम तो उसके बेसिस इंटेंसिटी के बेसिस बता रहे हैं कि अच्छा ये ज्यादा ब्राइट है मतलब इसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है ना, है ना। ब्लू मतलब हॉट होता है, रेड मतलब कोल्ड होता है साइंटिफिकली, है ना। क्या लिखोगे आप? एनी सब्सटेंस विथ थर्मल एनर्जी, एनी सब्सटेंस releases thermal energy in the form of radiation। ठीक है। ऑल्सो एवरी सब्सटेंस रिलीजेस ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस, सम ऑफ देम, मतलब कुछ वेवलेंथ वालों के नंबर ज्यादा होते हैं और कुछ वेवलेंथ वालों के नंबर्स कम होते हैं, है ना। सो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी का कलर रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये कि वो रेड वाले रेडिएशन ज्यादा एमिट कर रहा है, वायलेट वालों का नंबर इतना कम है कि वो कलर आपको दिख ही नहीं रहा है ना। बेसिकली हर सब्सटेंस हर तरह के रेडिएशन एमिट करता है, किसी पर्टिकुलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपको उसी का कलर दिखता है, बाकियों का नहीं दिखता है। ठीक है। सो द कलर ऑफ सब्सटेंस is a result of maximum number of radiation of particular wavelength emitted, maximum number of radiations of a particular wavelength emitted, कि जिस भी रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वही कलर अपने को दिखेगा, वेवलेंथ। ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कि मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है वो वायलेट वाले रेडिएशंस भी एमिट कर रहा है, पर उसका नंबर इतना कम है कि हमें वो कलर उसका दिख ही नहीं रहा, हमें वही कलर दिख रहा है जिसके नंबर में वो ज्यादा एमिट कर रहा है। और ये जो वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर पे कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं उस ग्राफ से जिसको हम कहते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है। क्या है इस ग्राफ में, देखो समझो, ये देखोगे तो डिफिकल्ट है, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो पहले इसको। अगर कोई भी सब्सटेंस है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, उसका वेवलेंथ कम होगा। ये तो समझ पा रहे हो आप कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज्यादा एनर्जी का होगा, ज्यादा एनर्जी होगा मतलब उसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो वो रेडिएशन भी ज्यादा एनर्जी का एमिट करेगा। तो इस ग्राफ को अगर हम समझे तो किसी भी सब्सटेंस में यहां पे है स्पेक्ट्रल लाइन का इंटेंसिटी इन अ वे कि किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन कितने नंबर्स, बेसिकली ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि कितने ज्यादा नंबर है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, और ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है माइक्रोमीटर पे। ठीक है। तो वेवलेंथ देखो ये है विजिबल रेंज अपना, ये जो दिख रहा है ना आपको विजिबल रेंज है, इधर वायलेट है इधर रेड है। अब जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है वो रेडिएशन जो एमिट करेगा, वो रेडिएशन जो होगा हमें ये इतना, ये जो है इंटेंसिटी है, तो वो मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो आईआर रीजन में ही एमिट कर रहा है, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम वेवलेंथ वालों की एनर्जी बढ़ी, देखो नंबर भी बढ़ा। ये क्या है, इसका पीक कहां पे है, यहां पे है, समझो इसको ग्राफ को। ये 3000 टेम्परेचर पे जो है उसका पीक यहां पे है, मतलब ये वाले वेवलेंथ की रेडिएशन वो ज्यादा एमिट कर रहा है। कौन से वेवलेंथ की, यहां पे जो वेवलेंथ होगा माइक्रोमीटर में। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ रेडिएशन तो बढ़ी, साथ साथ में नंबर ऑफ रेडिएशन विथ दिस वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वालों का इंटेंसिटी भी बढ़ा। आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर और कम वेवलेंथ वालों का इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गया। क्या समझ पा रहे हो आप, वेवलेंथ तो कम हो ही रहा है, नंबर ऑफ रेडिएशन भी बढ़ रही है, और कम वेवलेंथ वाले की जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, ये जो ग्राफ है ये ज्यादा स्टीप होता जाता है ऐसे। नहीं, पर रेंज फिक्स है ना, जीरो नहीं हो सकता ना वेवलेंथ। हाँ, यूवी रेंज में तो जाहिर है ना, देखो ना ये भी है यूवी रेंज में, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और थोड़ा स्टीप हो जाएगा ऐसे, है ना, पर जीरो नहीं हो सकता वेवलेंथ, तो मतलब इन्फिनिटी को तो कैसे ही टच करेगा। पर हाँ, ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे दो चीजें हो रही हैं, नंबर ऑफ रेडिएशन तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, पर नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ भी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन का वेवलेंथ भी नंबर भी बढ़ रहा है, ज्यादा एनर्जी भी वाले रेडिएशन भी बढ़ रहे हैं और नंबर में भी रेडिएशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो आप इस रीजन में दिखेगा आपको, कि आपको जो जैसे नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डे टू डे ऑब्जेक्ट्स, वो आईआर रेंज में रेडिएशन एमिट करते हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं उनका कि क्या टेम्परेचर है, या कलर नहीं दिखता कोई आपको, उनका कलर नॉर्मली जो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर अपने को दिखता है, बट थर्मल एनर्जी का कलर हमें नहीं दिखता उनका, ठीक है। हाँ, सो जब आप टेम्परेचर, और बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उससे निकलने वाली रेडिएशंस हैं उनको हम कैसे स्टडी करें, मतलब क्या क्या होगा उसमें। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दो चीजें होंगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने के दो तरीके, थर्मल एनर्जी बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के दो तरीके हैं, hc/λ बढ़ जाए या n इंटू hc/λ बढ़ जाए, सेम चीज है बट डिफरेंट है। hc/λ लैम्डा घटने से बढ़ेगा और n इंटू hc/λ n बढ़ने से, तो लैम्डा घटे और n बढ़े, दोनों होगा तब भी रेडिएशन का एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां यही हो रहा है कि लैम्डा तो डिक्रीज हो ही रहा है, कि कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन एमिट हो रही हैं, पर कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन जो एमिट हो रही है उनका नंबर भी बढ़ रहा है, ये नंबर को बता रहा है, ये एक्सिस नंबर को बता रहा है और ये एक्सिस वेवलेंथ को बता रहा है। तो विंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये बता रहा है कि एक तरह से वेव नेचर भी देख रहे हो आप कि सर उसका वेवलेंथ कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, बट सिर्फ वेवलेंथ कम नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स विथ लेसर वेवलेंथ भी बढ़ रहे हैं। तो ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सो एनर्जी ऑफ ईच वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, मतलब एनर्जी ऑफ ईच रेडिएशन इज इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ सच रेडिएशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, उसके कॉम्बिनेशन से ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो ये है आपका विंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो कि ब्लैक बॉडी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं, ग्राफ ही पूछेंगे, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट्स प्रॉपरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। हाँ, सो यहां पे क्या है, इंटेंसिटी लिख लो आप, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, इसको इंटेंसिटी लिख लो इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे वेवलेंथ लिख लो, ठीक है, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। और जैसे जैसे, अच्छा आप देखो किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि हर वेवलेंथ की रेडिएशन ये एमिट करेगा, ये हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा है, लेकिन ये पूरा टेम्परेचर पे सब रेडिएशन निकल रही हैं, पर जो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उनका नंबर कम है, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है उनका भी नंबर कम है, कुछ बीच वाले हैं जिनका नंबर ज्यादा है और उसी कलर का हमें वो सब्सटेंस दिखता है जिनका रेडिएशन का नंबर ज्यादा है। हाँ, तो इनका नंबर, ज्यादा रेडिएशन वालों का नंबर भी बढ़ रहा है और वेवलेंथ तो कम हो ही रहा है, एनर्जी तो कम हो ही रही है, मतलब एनर्जी तो बढ़ रही है, ठीक है। ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है।